हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के लेक्चर नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में भी हम लोग बात करेंगे वैसे क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड होंगे कि टीचिंग का क्या नेचर होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये वीडियो लेक्चर उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि डिफरेंट बीएड एंट्रेंस एग्जाम में इन्वॉल्व होने वाले हैं इस ईयर। बाकी आप लोगों को पता ही होगा कि इस टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर की सीरीज यदि आपको सीक्वेंस में देखना है तो उसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे। वहां पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड स्पेशल एजुकेशन करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे ही वीडियो लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। यहाँ क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है यानी कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक टीचर के लिए। तो क्या क्या है यहाँ पे, एक टीचर का बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए यानी कि एक टीचर जो है वो विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा है वो बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड हो यानी कि अच्छे कपड़े पहनता हो। तीसरा है कि वो टीचर बहुत ही धैर्य वाला हो यानी कि बहुत पेशेंस रखता हो, जब भी वो पढ़ा रहा हो तो पेशेंस होल्ड करता हो अपने साथ। नाउ फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि वो एक्सपर्ट हो अपने सब्जेक्ट का, अपने विषय का वो विशेषज्ञ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जब ऑप्शंस पे बात करें, एक बार कॉमन तरीके से हम लोग यदि बात करें तो हाँ, एक पर्सन का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, एक टीचर का वेल ड्रेस्ड होना भी बहुत जरूरी है बिकॉज वो एक तरीके से रोल मॉडल होता है अपने स्टूडेंट के लिए। पेशेंस भी होना चाहिए क्योंकि पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। नहीं पेशेंस रखेंगे, नहीं धैर्य रखेंगे तो उठकर बच्चों को मारने पीटने लगेंगे जो कि गलत है, ठीक है। और चौथा जो ऑप्शन है हमारा क्या है कि सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए। तो यही है टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन और यही होती है कंफ्यूजन क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि मोस्ट, सबसे आवश्यक कौन है, मोस्ट एसेंशियल। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे टीचर के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सभी ऑप्शन में सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है कि पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अब यहाँ पे लग रहा होगा कि अच्छा, तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है तो क्या पढ़ा लेगा। ऑफ कोर्स ये डिबेट का पार्ट है, मैं कह रही हूँ कि चारों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें बेस्टेस्ट आंसर चूज करना होता है तो उस पे ध्यान दीजिए। आप सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो सकते होंगे लेकिन अगर आपके पास पेशेंस ही नहीं है, बच्चों को आप समझा ही नहीं पा रहे, बच्चों को पढ़ाने के लिए पेशेंस चाहिए ना, धैर्य चाहिए, समझा ही नहीं पा रहे तो वो सब्जेक्ट नॉलेज तो पढ़ा का पढ़ा रह जाएगा ना। वेल ड्रेस्ड होके करेंगे क्या। सेम चीज वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, वो वहीं पे फोर्थ ऑप्शन पे आके रुकता है। तो आपको समझ आ गया हो कि क्यों पेशेंस रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण या एटीट्यूड का ऐसे इन जनरल कह सकते हैं व्यवहार जो होता है। नाउ एक्शंस यानी कि जो भी आप काम कर रहे होते हैं, या अपीयरेंस कैसा आप दिख रहे हैं ओवरऑल, ये सारी चीजें अगर क्लासरूम के कंटेक्स्ट में हम लोग बात करें कम्युनिकेशन के दौरान यानी कि दो लोग जब आपस में बातें कर रहे हैं उस दौरान यदि हम लोग ये देखें कि वो जो पर्सन है सामने वाला कैसे बात कर रहा है, क्या एक्शंस दिखा रहा है यानी कि हैंड वगैरह का क्या एक्शन है, क्या एटीट्यूड है, बोलने टाइम कैसा व्यवहार है, किसी चीज को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, या अपीयरेंस क्या है, वो ओवरऑल कैसा बात करते वक्त दिख रहा है। तो ये सारी चीजें किस चीज में कंसीडर की जाएगी, वर्बल। वर्बल का मतलब होता है मौखिक, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो ये वर्बल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्ड्स का यूज किया, सेंटेंस का यूज किया तो ये वर्बल हो गया। तो ये सारी चीजें वर्बल होगी क्या, नहीं। ना यहाँ पे क्या है, नॉन वर्बल। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें क्या है, नॉन वर्बल है। इसके अलावा जो दोनों ऑप्शन है इसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा कि इम्पर्सनल है या फिर इरेशनल है, तो इन दोनों पे डिस्कशन का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एज अ गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यानी कि आप यदि क्लासरूम में कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आपको इनमें से किस चीज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सिंपल मतलब क्या हुआ, जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं लेक्चर
तो आप यदि देख रहे हैं क्लासरूम का सिनेरियो कैसा है, उस हिसाब से आपको क्या समझ होनी चाहिए पढ़ाते वक्त। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑडियंस का इमोशन कैसा है, मतलब ऑडियंस सुनने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। साइलेंट क्यूज देना चाहिए, ये भी दे सकते हैं। आर्टफुल पॉजेज होना चाहिए, यानी कि जब आप बोल रहे हैं तो कहाँ ठहरना है, कहाँ पे नहीं ठहरना है, इन चीजों का नॉलेज हो। या फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट, सामने से आर्ग्यूमेंट करना स्टूडेंट के साथ। तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस चीज का नॉलेज आपको एज अ क्लासरूम कम्युनिकेटर होना चाहिए। तो आर्टफुल पॉज, कहाँ पे रुकना है, कहाँ बोलना है, कहाँ पे एक धारा प्रवाह तरीके से बोलना है, यानी कि कंटिन्यूअस वे में बोलना है, कहाँ रुक रुक कर बोलना है। इन सारी चीज का यदि नॉलेज होगा तो आप एक अच्छे क्लासरूम कम्युनिकेटर कहलाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टफुल पॉज, पता होना चाहिए कि कहाँ पे पॉज लेना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या होता है एक टीचर के सामने। क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन रखना, ये एक चैलेंज होता है टीचर का। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे होमवर्क करें। थर्ड ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना, या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंजॉयबल बनाना। तो जैसा कि मैंने कहा, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एक चैलेंज है कि डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए, और जो लास्ट ऑप्शन है कि टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस को इंजॉयबल बनाना है बच्चों के लिए, ये भी एक चैलेंज ही है। लेकिन बाकी के जो दो ऑप्शन है, क्वेश्चन पेपर बनाना, ये चैलेंज नहीं है, ड्यूटी के अंदर आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती है। और होमवर्क, देखिए होमवर्क पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। अब जो एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह आती है वहां पे सबसे ज्यादा फोकस क्या होता है, बच्चों का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्या किया जाए कि बच्चों का डेवलपमेंट हो। तो इस हिसाब से ये होमवर्क का तो सीन आता ही नहीं है, और क्वेश्चन पेपर भी नहीं आता। अब जैसा कि मैंने कहा, ये दोनों ही सही है, लेकिन अगेन यहाँ पे क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब क्लासरूम में डिसिप्लिन बनाए रखना और टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस को इंजॉयबल बना के रखना। तो क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस इंटरेस्टिंग होगा, बहुत अच्छा होगा, तो क्लासरूम में डिसिप्लिन खुद ब खुद मेंटेन हो जाएगा। और डिसिप्लिन मेंटेन हो जाए तो जरूरी नहीं है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसीलिए सही हुआ, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के इंटरेस्टिंग होते ही क्लासरूम डिसिप्लिन खुद ब खुद हो जाएगी। नाउ आगे हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है यहाँ पे, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है इफिशिएंटली यदि आप पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अगर सही ढंग से आप पढ़ाना चाहते हैं तो क्या ऐसी चीज है जो आपके पास होनी चाहिए। जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका आप मास्टर होना चाहिए, यानी कि उस टॉपिक का बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास हो। आपके पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। देखिए स्ट्रेटजीज जरूरी है कि हो, क्योंकि अगर क्लासरूम ऐसा हो कि आप देख रहे हैं कि आपका एक टीचिंग का जो प्रोसेस है, स्ट्रेटजी है, उससे बच्चे नहीं सीख रहे हैं, तो अगेन आपको स्ट्रेटजी चेंज करने के लिए स्ट्रेटजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कुशलता पूर्वक पढ़ाना चाहते हैं तो। देन मास्टरी ओवर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी देखिए, अभी मास्टरी टेक्नोलॉजी के ऊपर होगी तो और बेहतर ढंग से पढ़ा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डेली बेस पे जितने टीचर पढ़ा रहे हैं वो कैसे आप लोगों को पढ़ा पाते हैं, चाहे यूट्यूब हो या 1-to-1 इंटरेक्शन बैचेस हो डेली बाइट की, उसमें कैसे पढ़ा पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव मास्टरी ओवर टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर मास्टरी होने के कारण पढ़ा पा रहे हैं। तो ये तीनों ही चीज आजकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव, उपरयुक्त सभी। बाकी आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को देखकर ऐसा फील होता होगा, अरे ये सही है, ये गलत कैसे हो गया, ये सही कैसे हो गया। ऑफ कोर्स आएंगे, जस्ट बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही रियलिस्टिक वे पे डील करता है। तो इन्हीं डाउट्स को दूर करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे www.dailybite.in, या फिर आप लोग सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं डेली बाइट्स। जैसे ही आप लोग डेली बाइट्स सर्च करेंगे सबसे टॉप पे डेली बाइट्स दिख जाएगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे मॉक टेस्ट वाला जो सेक्शन है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉक सबसे ऊपर दिख जाएगा। आप स्टार्ट एग्जाम पे देन क्लिक करिए।
स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करके अगर आप रजिस्टर नहीं है वेबसाइट पे तो पहले रजिस्टर करने को आपको कहेगा, तो रजिस्टर पर क्लिक करिए, सारे डिटेल्स को फिल करके रजिस्टर करके देन आप साइन इन करिए। मैं यहाँ पे साइन इन कर ले रही हूँ। जैसे ही मैंने साइन इन किया मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉक पर ले आया। अब यदि आप कोड यूज करेंगे दिल्ली बाइट सीटेड, तो जो भी प्राइस आपको दिख रहा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉक का, वहां पे 50% का ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो विजिट करिए दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पे ना। हम लोग आगे मूव करने से पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट देख लेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग अ एस्पायरिंग स्टूडेंट फॉर टीचिंग करियर। तो वो क्या है? कोई भी नोटिफिकेशन हो टीचिंग जॉब से रिलेटेड या फिर सीटेड से रिलेटेड या फिर टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी रिसोर्स मटेरियल हो, वो सारी ही चीजें आपको प्रोवाइड हो सकती है, आप पा सकते हैं एक ही जगह पे। वो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप लोग वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट किसी लेक्चर का नोटिफिकेशन हो या फिर कोई भी नोटिफिकेशन हो जॉब से रिलेटेड, उन सभी से जो कि टीचर एजुकेशन ओरिएंटेड है उससे अपडेटेड रह सकते हैं। सो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। नाउ हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर एक स्टूडेंट चीजों को नहीं समझ रहा जो आप पढ़ा रहे हैं क्लासरूम के अंदर, तो आपको क्या फील करना चाहिए? टेरिबली बोर्ड, बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे हो क्योंकि बच्चे पढ़ ही नहीं रहे तो आपको बोरिंग सा लग रहा है, या फिर आपको अलग तरीके से एक्सप्लेन करने का फील करना चाहिए कि ये महसूस हो जाए कि नहीं नहीं इस तरीके से समझ नहीं आ रहा, दूसरे तरीके से समझाते हैं। या फिर आपको लगे ओह टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर आपको लगे कि चलो इन छात्रों से कुछ नहीं होगा, दया कर रहे हैं इनके ऊपर कि इनसे कुछ होगा ही नहीं, छोड़ो ये एकदम दयनीय स्थिति में है, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो आप क्या फील करेंगे बीइंग अ टीचर? तो यहाँ पे तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बीइंग अ टीचर आपका क्या ड्यूटी है कि बच्चों को नहीं समझ आ रहा, एक तरीके से नहीं समझ आ रहा, दूसरे से समझाओ, दूसरे से नहीं आ रहा, तीसरे से समझाओ। तो यहाँ पे कौन सा बेस्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को एक तरीके से नहीं समझ आ रहा तो दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, दूसरा वे ढूंढेंगे एक्सप्लेन करने का। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर एक सक्सेस ऑफ टीचर प्रोफेशन की बात करें तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है? यानी कि जो शिक्षण व्यवसाय है उसपे जो सफलता है उस किस बात पे निर्भर करती है? पहला, छात्रों को खुश रखने की नीति, यानी कि आप बीइंग अ टीचर बच्चों को बहुत खुश रख रहे हैं, अब डिपेंड करता है कि आप कैसे खुश रख रहे हैं। जोक्स वगैरह क्रैक करके भी रख सकते हैं या फिर क्लासरूम इंटरेस्टिंग बना के भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे कि बच्चों को खुश रखकर। दूसरा ऑप्शन क्या है, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी सिस्टम वगैरह है उसको प्रॉपर ढंग से यदि चलाएं, ठीक है, तो उससे क्या आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल टीचर बनेंगे, या फिर एक तरीके से लर्नर भी सीखे टीचर भी सीखे और दोनों का साथ साथ ग्रोथ हो। और वो ग्रोथ कैसे होगा? टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस से। या फिर जो पर्सनल ग्रोथ है उसके लिए रास्ता खोजे। अब यहाँ पे देखिए समझने की बात है, आप जैसे भी समझ सके इन चीज को, जैसे रिलेट कर सके। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्यों हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे खुश रखने की बात कर रहा है। एग्जैक्टली नहीं डिटेल दिया हुआ है कि कैसे खुश रखना है, जोक्स भी क्रैक कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होगा। अगेन यहाँ पे मैं बात करूंगी, जो भी एजुकेशन पॉलिसीज आती है वो बच्चों पे फोकस करती है, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या होगा? गलत। आखिरी जो ऑप्शन है पर्सनल ग्रोथ, यदि आप खुद का ही ग्रोथ देखेंगे तो फिर बच्चे कहाँ हैं, कहाँ है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ये भी क्या होगा? इनकरेक्ट हो गया। लेकिन इस ऑप्शन को यदि देखिए तो यहाँ कितने अच्छे से लिखा हुआ है कि जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको ऐसा होना चाहिए कि एक टीचर का तो खुद का ग्रोथ हो ही हो, लर्नर का भी ग्रोथ हो। तो ये ऑप्शन क्या है? बेस्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक प्राइमरी ड्यूटी, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट और प्राथमिक ड्यूटी एक टीचर की होती है वो क्या होती है? तो ये बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। ये मैंने लेक्चर में भी आप लोगों को कई बार कहा है कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट कहीं भी दिख जाए ना तो मोस्टली पॉजिटिव वे में अगर क्वेश्चन हो तो यही आंसर होता है। बाकी हम लोग आगे
ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है बच्चों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, ये होती है ड्यूटी लेकिन ये प्राथमिक नहीं होती है। यहाँ पे फिर क्या है, बच्चों के फिजिकल स्टैंडर्ड को बढ़ाना, शारीरिक मानक को, ये भी होती है ऑफ कोर्स। फिर यहाँ पे क्या है कि बच्चों के मूल्य प्रणाली का समावेश करना, ये भी होती ही है। तो यहाँ देखा जाए चारों सही है, लेकिन अगर हम लोग जब बात करते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट की तो इसमें ये तीनों खुद ब खुद आ जा रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और ऐसे भी आप लोग अपने माइंड में रखिए कि ऑलराउंड डेवलपमेंट दिख गया यानी कि यही आंसर होगा पॉजिटिव वे में। जब भी क्वेश्चन पूछे कि एक टीचर की ड्यूटी क्या होती है, एक टीचर का वर्क क्या होता है, एक टीचर की ऑब्जेक्टिव क्या होती है, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट करना बच्चों का, ये टीचर का हर तरीके की ड्यूटी में काउंट हो जाती है। ठीक है, नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक टीचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है। अभी हम लोगों ने एक चैलेंज का क्वेश्चन किया था ना, ये सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। बच्चों का होमवर्क बनवाना क्या कहा मैंने, एजुकेशन पॉलिसी में होमवर्क को उतना इम्पोर्टेंट नहीं कहा गया है। या फिर डिसिप्लिन मेंटेन करना, या क्वेश्चन पेपर बनाना, या टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस को अच्छा इंटरेस्टिंग बनाना। तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप ही लोग बताइएगा, जस्ट बिकॉज अभी मैंने जस्ट सॉल्व करवाया है। तो आप लोग बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है कमेंट सेक्शन में, सो दैट आप लोग बैक जाकर मत देखिएगा, खुद से करिए और उसके बाद देखिएगा कि एक्चुअली में आप लोग चीजों को समझ भी पा रहे हैं या नहीं। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे कह रहा है कि बेस्ट वे क्या होता है अगर एक बच्चा गलत आंसर दे रहा है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक्चुअली इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, आपने कुछ क्वेश्चन किया, सामने से बच्चे ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली या फिर ऐसे भी अगर कह दिया कुछ आंसर और वो आंसर है रॉन्ग, तो आप क्या कहेंगे, नहीं नहीं तुम्हारा आंसर गलत है, बैठ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। अगर ऐसा कहेंगे तो बच्चे ऐसा फील करने लगेंगे कि नहीं नहीं मेरा आंसर करेक्ट था, सर को आता नहीं है, और आपसे थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी लूज होने लगेगी, या तो इस कारण से कि सर कितने गंदे हैं, मेरा आंसर ऐसे गलत कह दिए, बिकॉज वो बच्चे हैं, छोटे स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, कभी भी कोई बच्चा यदि रॉन्ग आंसर दे, कभी भी उसको डायरेक्टली रॉन्ग है ये नहीं कहकर इनडायरेक्टली वे में ये बताने की कोशिश करना चाहिए कि क्यों तुम्हारा आंसर रॉन्ग है और क्या ये अल्टरनेटिव आंसर नहीं हो सकता। यानी कि बच्चों के सामने ऐसे सिचुएशंस डाल दीजिए कि वो खुद ही सोचने लगे, अच्छा हाँ ये तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन यदि आप पढ़ा रहे हैं कि कॉटन से बन गया कपड़ा, आपने पहले जब बच्चे से पूछा उसने बोला कॉटन से बोरी बनती है, बोरी जो जूट की होती है, तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा गलत है। अब आप एग्जाम्पल देंगे, अच्छा आपने कॉटन का कपड़ा पहना है, मान लीजिए आप एग्जाम्पल कॉटन के कपड़े से दे रहे हैं, और उसके बाद बोलेंगे अच्छा क्या बोरी जो होती है टच करने पे सेम लगती है। मतलब कि इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करके बच्चे के मन में ही डाउट डाल देंगे और लास्ट में बच्चा ही खुद कहेगा कि नहीं 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 वो जो है बोरी वो अलग है, कॉटन अलग है। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना होता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शंस पे बात करते हैं। बच्चे को डांटना चाहिए क्योंकि उसने सही से नहीं लेसन को पढ़ा, या फिर स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए कि तुम्हारा आंसर क्यों रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली रॉन्ग नहीं कह रहा लेकिन कह रहा है कि क्यों रॉन्ग है, उसे एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद खुद ही बच्चा खुद आ जाएगा सॉल्यूशन पे कि नहीं नहीं मेरा आंसर रॉन्ग है। तो यही आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी आगे देख लेते हैं, किसी और बच्चे को करेक्ट आंसर कहने बोल देंगे, ये भी बहुत अच्छा तरीका नहीं होगा। वो चाइल्ड इंसल्टेड फील कर सकता है कि मैंने गलत आंसर करा, या फिर रॉन्ग आंसर को इग्नोर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाना। ये तो सबसे बेकार ऑप्शन है अगर कहा जाए बाकी के ऑप्शंस के सामने, क्योंकि रॉन्ग आंसर को यदि हम लोग छोड़ देंगे या इग्नोर कर देंगे तो बच्चे का भी माइंड क्या करेगा, उसी को सही मानकर फिट हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ही बैकफायर कर सकती है, उस बच्चे के लाइफ पे भी गलत इंपैक्ट छोड़ सकती है, इसलिए रॉन्ग आंसर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली सर्च करिए dailybytes_nupur और अपने डाउट्स को मेरे साथ शेयर करके क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली बाइट्स पे ओपन वेबिनार होते रहते हैं, आप लोगों को आइडिया होगा भी कि वेबिनार्स होते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को उस वेबिनार का हिस्सा होना है तो उससे जुड़ने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप, जैसा कि मैंने भी बताया था, टीचर एजुकेशन रिसोर्स, इसका हिस्सा हो सकते हैं। तो जो भी मीट से रिलेटेड लिंक वगैरह होगी, उसके जो अपडेट्स वगैरह होंगे वो डायरेक्टली इसी टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेंगे।
साथ ही साथ डेली बाइट्स पे सेमिनार्स भी कंडक्ट होते रहते हैं, तो इस सेमिनार का हिस्सा होने के लिए भी अगेन वही टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर सेमिनार्स वगैरह होता है जो कि अपकमिंग होने वाला है, तो उसका भी जो भी नोटिफिकेशन है, अपडेट है, आपको वहीं पे देखने मिलेगा कि कहाँ वेबिनार होने वाला है, कैसे होने वाला है। सारी चीजें जो डिटेल्स है वो आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। बाकी and also follow and connect with us for updates and queries through these social media sites. Links are given in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.